शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, और हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कितने चरण होते हैं। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ध्यान से समझना है बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। आज हम लोग का टारगेट क्या क्या होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा जो रहता है 3 प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। कितने प्रकार से दिया गया है? 3। एक पुराना अवधारणा के अनुसार दिया गया है, ठीक है, एक नया अवधारणा के अनुसार दिया गया है, और एक यूरोपियन फेडरेशन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों के द्वारा दिया गया परिभाषा याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम लोग इसी में ही बात कर लेंगे जीन क्लोनिंग क्या होता है करके। क्या बात करेंगे? जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसका सिद्धांत क्या है। क्लियर है कि नहीं? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब बायोटेक्नोलॉजी, ये जो पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी 2 पार्ट में चलता है, ठीक है ना। पहला पार्ट में उसका कौन कौन सा सिद्धांत है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है और कितना स्टेप होता है, इसके बारे में बताया जाता है। फिर उसका अनुप्रयोग का बात किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि तुम लोगों को मैं साल भर केमिस्ट्री पढ़ाया, फिर उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है करके लास्ट चैप्टर में पढ़ाता हूँ। क्लियर है कि नहीं? सेम टू सेम ध्यान समझना, ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें बताया जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कितने स्टेप होते हैं, तब जाकर के कोई तुमको नया प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद उन सब का यूज़ करके, इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब का यूज़ करके अभी के डेट में क्या क्या चीज़ बनाया गया है, क्लियर है ना, इसके बारे में बात किया जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो चैप्टर कैसे डिवाइड है? 2 पार्ट में। इतना ज़्यादा MP चैप्टर है, ध्यान समझना, इतना ज़्यादा MP चैप्टर है कि पिछले 5 सालों में नीट में लगातार, ठीक है ना, जूलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज है। कितना? 10 से 12 क्वेश्चन का। मतलब हल्के में लेना है कि इस चैप्टर को? नहीं, आप लोगों के सिलेबस में भी हर साल आता है, नहीं सही में 10 नंबर का तो यहीं से आता है, दोनों चैप्टर से। क्लियर है? तो अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे इसका, फिर इसके बाद कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल चलेगा, लेकिन पहले तो नॉर्मली जानेंगे कि हाँ कितना प्रोसीजर, ध्यान से समझना, कितना स्टेप होगा बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके फलस्वरूप हम लोग एक नए प्रकार के जीव का प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ जो नया ऑर्गेनिज्म रहेगा, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो आपका एनिमल हो, उसको बोलते हैं क्या? ठीक है ना, उसको बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो तो शुरुआत करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, हेडिंग डालो बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, ध्यान से समझना जी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक, ध्यान दो। 2 वर्ड से बना है, बायो और क्या? टेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। ध्यान से समझना, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, पादप से और सूक्ष्म जीवों से, पादप और सूक्ष्म जीव से, ठीक है ना। पादप है और आपका क्या है? सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। इनसे कोई पदार्थ क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? कोई पदार्थ, चाहे वो पादप हो चाहे सूक्ष्म जीव से। फिर इस प्राप्त पदार्थ का हम लोग ये देखते हैं कि ये मनुष्य के लिए किस तरीके से उपयोगी है, मनुष्य के लिए किस तरह से उपयोगी है। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि ध्यान से समझना, ठीक है, मैं एक हिसाब से तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग देखे थे क्या, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ये गुण था, ध्यान समझना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ये गुण था कि वो दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में। दूध को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? दही में। तो हम लोग लैब बैक्टीरिया का प्रोडक्शन की, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या किए? प्रोडक्शन के, और उसका यूज़ करके अलग अलग प्रकार के दही का वैरायटी बनाए। क्लियर है नहीं? हर एक लैक्टोबैसिलस की स्ट्रेन अलग हो सकता है, तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार का दही का क्वालिटी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या देखें, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव से हम लोग क्या प्राप्त किए? पदार्थ प्राप्त किए। लैक्टोबैसिलस तो लैक्टिक एसिड बनाता था, और वो जो लैक्टिक एसिड रहता था वो दूध को किस में कन्वर्ट कर रहा है? दही में। और वो दही जो है मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मैं बताया था B12 होता है, प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है। पाचन तंत्र संबंधित जितना भी विकार रहता है उन सबको दूर करने का
काम करता है, क्या आपका दही। यहाँ तक क्लियर है? तो मानव को उससे लाभ हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बायोटेक्नोलॉजी में ध्यान समझना, पादप या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पदार्थ का, ठीक है ना, प्राप्त पदार्थ का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और उनमें ध्यान समझना, उनमें यदि मैनिपुलेशन की तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, औद्योगिक प्रक्रम के फलस्वरूप बनता है। तो ध्यान समझना, प्राप्त पदार्थों को, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी द्वारा परिवर्तित करेंगे, ठीक है, जिससे कि मनुष्य को क्या हो पहुँचे, लाभ पहुँचे। क्लियर है कि नहीं? तो बायोटेक्नोलॉजी का नॉर्मली परिभाषा तो इस तरीके से दे सकते हो। क्या परिभाषा दे सकते हो? पादप तथा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पदार्थ जो कि मनुष्य के लिए क्या हो सकते हैं, लाभदायी हो सकते हैं या उपयोगी हो सकते हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें अध्ययन किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में। अब ध्यान समझना, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का नॉर्मल से परिभाषा दे दिया। पहले ज़माने में, प्राचीन काल में, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग होता था, मैं अभी जो बताया ना, दही बनाने में उपयोग होता था बायोटेक्नोलॉजी का, पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रकार का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रखते थे। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये अलग दही है, ये अलग दही है, ये अलग दही है, सबका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग प्रकार का रहता होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसके आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार के दही का क्या करते थे, उत्पादन कर सकते थे। वैसे ही पनीर के बारे में तुम लोगों को बताया था, याद आया? रॉकफोर्ट चीज़ बनाते थे, स्विस चीज़ बनाते थे, याद आ रहा है कि नहीं? तो उसके आधार पर भी इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब 100 बात का एक बात, जो प्राचीन काल में जो बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा चलता था, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा चलता था, वो जीव की प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर था। जीव की किसके ऊपर निर्भर था? प्राकृतिक क्षमता के ऊपर, क्षमता पर निर्भर था। ये पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। प्राचीन काल में जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते थे वो किसके ऊपर निर्भर करता था? जीवों की प्राकृतिक क्षमता के ऊपर, प्राकृतिक रूप से उसका क्या कैपेसिटी है, इसके ऊपर डील करता था। जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लैक्टोबैसिलस। क्लियर है कि नहीं? वो दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है, इसका अलग अलग स्ट्रेन हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? वैसे ही जिससे हम लोग पनीर प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो पनीर बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और उसका मनुष्य के लिए लाभ देख रहे हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं? ये प्राचीन काल का हो गया। अब अभी जो नया, ध्यान समझना है, नया जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा है, ठीक है ना, नया परिभाषा है जो बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, वो बात करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? अभी नया बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब दिमाग में चलेगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि ये जीन क्लोनिंग पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? जीन क्लोनिंग के ऊपर। तो जीन क्लोनिंग क्या होता है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं? कैसे होता है, उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे इसको उदाहरण से समझाया, प्राचीन काल में कैसे बायोटेक्नोलॉजी को बताते थे, अभी डेट में कैसे बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बता सकते हैं। ध्यान से समझना। जैसे कि ध्यान देना ना, जैसे क्या हुआ, हमको पता है एक बीमारी होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, शुगर बोलते हो जिसको, नॉर्मली क्या बोलते हैं, शुगर, ठीक है। अब शुगर बीमारी किसके कारण होता है बोला हूँ मैं? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। असल में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का मात्रा क्या हो जाता है, कम, तो जो शुगर रहता है उसका ब्रेकडाउन हो नहीं पाता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, कोई मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का यदि कमी है तो इसके कारण उसको डायबिटीज हो रहा है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन का जरूरत पड़ेगा बाहर से। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन करना है, इंसुलिन का। तो इंसुलिन को कैसे बनाया जाए, ठीक है, इंसुलिन को कैसे बनाया जाए इसके ऊपर बात चला। तो एक कंपनी आया था अमेरिका का, इली लिली कंपनी, ठीक है ना, और उसने ह्यूमलिन नाम का पहला इंसुलिन बनाया। कौन से नाम का? ह्यूमलिन। कौन से नाम से पहला इंसुलिन बनाया? ह्यूमलिन नाम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, उसको बताता हूँ मैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। कैसा किया गया, ध्यान देना। इंसुलिन बनाने वाले जीन को, ठीक है ना, मान लो ये कोई जीव था, उस जीव के शरीर में भी इंसुलिन हार्मोन बनता था।
जैसे कि कोई दूसरा मनुष्य है, उसके बॉडी में इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला जो जीन होगा, जीन किसे बोलते हैं पता है ना सबको? थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। ये है आपका डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है, डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है जिसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। ये जो सिस्ट्रॉन होता है इसी को ही हम लोग बोल देते हैं क्या? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ये जो विशेष खंड होता है डीएनए का, सिस्ट्रॉन, डीएनए का एक विशेष भाग जो क्रियात्मक रूप से सक्रिय होता है, ये जो सिस्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये जो जीन होता है निश्चित क्रम का क्षारकों का, निश्चित क्रम में क्षारक इसमें जमे रहते हैं। ये जो डीएनए का विशेष खंड है, ये जो डीएनए का विशेष खंड है, ये किसका निर्माण करता है? आरएनए का। किसका निर्माण करता है? आरएनए का। फिर आरएनए से क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और प्रोटीन से ही फिनोटिपिक कैरेक्टर शो होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है? शो होता है। क्लियर है कि नहीं? फिनोटिपिक कैरेक्टर जैसे आँखों का रंग, तुम्हारे बालों का रंग, आँखों का स्थिति, समझ आ रहा है कि नहीं? नाक का स्थिति, बोलचाल का शैली, एंजाइम का निर्माण, सारे के सारे किस चीज़ के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं? आपके प्रोटीन। प्रोटीन को निर्धारित करने वाला कौन है? आरएनए। आरएनए को निर्धारित करने वाला कौन है? डीएनए। और डीएनए का एक विशिष्ट खंड जो क्रियात्मक होता है उसी को क्या बोलते हैं? जीन। मतलब मैं यदि जीन प्राप्त कर लूँ, जैसे कि मेरे को इंसुलिन हार्मोन चाहिए, क्या चाहिए? इंसुलिन हार्मोन, तो मैं क्या करूँगा? इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला डीएनए के खंड को काटूंगा, जीन को, इस जीन को क्या करूँगा? मैं कट कर लूँगा। क्लियर है कि नहीं? और याद रखना है कि जो जीन होता है या डीएनए का जो विशिष्ट खंड होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, डीएनए का जो विशिष्ट खंड होता है, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान देना, 3 क्षारकों का एक विशेष क्रम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडान। क्या बोलते हैं? कोडान। याद आया? 3 क्षारकों का एक विशेष क्रम होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोडान। और हर एक कोडान एक विशेष अमीनो अम्ल को कोड करता है। हर एक कोडान एक विशेष अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि एडेनिन है, फिर क्या है? ये यूरेसिल है, फिर क्या है? ग्वानिन है, AUG। तीनों मिल करके, तीनों क्षारक मिल करके क्या कहलाते हैं? कोडान। क्या कहला गया? कोडान। ऐसा बहुत सारा क्रम बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है बताओ तो? AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन एक साथ रहता है, साइटोसिन और ग्वानिन एक साथ रहता है। क्लियर है कि नहीं? ये किस में रहता है? डीएनए में। किस में रहता है? डीएनए में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो इधर। ठीक है, असल में होता क्या होगा, एक कहानी चलते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये है हमारा क्या? डीएनए। ठीक है, केंद्रक के अंदर है। किसके अंदर है? केंद्रक के अंदर। ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जो, ठीक है ना, डीएनए है, डीएनए का एक विशिष्ट खंड है। ठीक है ना, ये जो विशेष खंड है, ठीक है ना, इसमें जीन उपस्थित है। और ये जो जीन है क्या है? AUG। क्या है? AUG। ठीक है ना, ये जो AUG है इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? चलो तो बताओ। इसका एंटीकोडॉन एडेनिन का उल्टा थाइमिन। ठीक है, एडेनिन का उल्टा थाइमिन। ठीक है, यूरेसिल जो रहता है, ठीक है ना, यूरेसिल का उल्टा क्या हो जाता है आपका? एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। और ग्वानिन का उल्टा होता है साइटोसिन। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बहुत याद होगा सबको, ऐसा चलता है। अच्छा, ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। किसको? मिथियोनिन। ठीक है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को। ठीक है ना, किसको कोड कर देता है? मिथियोनिन अमीनो एसिड को। और मिथियोनिन अमीनो एसिड, ठीक है ना, और बहुत सारा अमीनो एसिड ऐसा जुड़ेगा तो वो मिल करके क्या बना देगा? होगा प्रोटीन। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये 3 क्षारक ही डिसाइड कर सकता है, और ऐसा बहुत सारा क्षारक लगातार लगा रहता है, और एक विशेष खंड होता है, वो विशेष प्रकार के प्रोटीन का क्या करता होगा? निर्माण करता है। और जो विशेष खंड है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी खंड को क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन या जीन। तो जीन क्या होता है जान डाले। ठीक है, डीएनए का वह विशिष्ट खंड जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है, और कोई भी प्रोटीन है उसी के ही कारण फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो होता है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब समझ रहे हो ना? आंखों का रंग, बालों का रंग, आंख का स्थिति, ठीक है, तुम लंबे होगे कि बौने होगे, ऐसा सब कैरेक्टर। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो।
ठीक। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसुलिन हार्मोन का कमी हुआ। किसका कमी हुआ? इंसुलिन हार्मोन का। तो कोई दूसरा मनुष्य है तो उसके डीएनए से हम लोग को क्या करेंगे, उसके डीएनए से इंसुलिन हार्मोन बनाने वाले जीन को कट करेंगे और कट करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। निकाल ली, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट वांछित जीन है जी। इसी को क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वांछित जीन। क्या बोलते हैं, वांछित जीन। मेरे को इंसुलिन हार्मोन चाहिए ना, तो इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला जो जीन रहेगा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट या वांछित जीन। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया सुने? इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा, ठीक है ना, मुख्य डीएनए के अलावा एक और अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए का खंड पाया जाता है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड रहता है ये कार्य करता है वाहक की तरह। किसकी तरह? वाहक की तरह। तो इस प्लाज्मिड को हम लोग निकालेंगे। प्लाज्मिड को क्या करेंगे, निकालेंगे। प्लाज्मिड का एक कैपेसिटी रहता है कि ये जो वांछित जीन रहता है ना, उसको अपने ऊपर बैठा सकता है। वेहिकल है, ऐसा बोला जाता है, जेनेटिक वेहिकल। क्या बोला जाता है इसको? जेनेटिक वेहिकल, गाड़ी। क्लियर है ना? ये क्या करता है, अब मैं इससे निकाला इसको, क्लियर है कि नहीं। अब ये क्या होगा, ये जो जीन है, ठीक है ना, जिसको कट करके मैं निकाला हूँ, इसको मैं जोड़ूंगा किसमें, इसमें, किसमें, प्लाज्मिड में। इसको मैं जोड़ दिया, यहाँ पास जोड़ दिया। ये बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। क्या बना है ये, रिकॉम्बिनेंट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है? अब ये जो रिकॉम्बिनेंट बना है, इसको किसी मैं पोशी में, होस्ट में ट्रांसफर करूंगा। किस में ट्रांसफर करूंगा, किसी होस्ट में। होस्ट के रूप में भी मैं किसका उपयोग कर लिया, इस्चीरिया कोलाई का। होस्ट का ये विशेषता होना चाहिए कि वो अपने अंदर प्लाज्मिड का गुणन करे तथा खुद गुणन करे। समझ आया? ये प्लाज्मिड इसके अंदर आएगा, ये प्लाज्मिड इसके अंदर आएगा, तो ये भी डबल तिबल चौबल होना चाहिए। और ये जो अपने अंदर रखेगा ना इस प्लाज्मिड को, उसका भी कैपेसिटी होना चाहिए, ये भी डबल तिबल हो। समझ आया कि नहीं? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि होस्ट जो रहता है, अब होस्ट के रूप में, ध्यान दो इधर, बातचीत मत किया करो, ठीक है। होस्ट जो है, ठीक है, इसका कैपेबिलिटी होना चाहिए, क्षमता ये होना चाहिए कि अपने अंदर किसको रखे, रिकॉम्बिनेंट को रखे। और ये जो रिकॉम्बिनेंट है, ये यहाँ पास क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, गुणन कर सके। क्लियर है कि नहीं? और साथ ही साथ जब यहाँ अंदर में गुणन चल रहा था, ये खुद गुणन कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी दोनों जगह होना चाहिए कहानी, तब मजा आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन तब ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब में देखो, ये जैसे यहाँ आएगा ऐसे, तो इसका खुद का एक से कितना बनेगा, 2। कितना बन गया, 2, क्योंकि इसका कैपेसिटी है द्विगुणन करने का। और तुमको क्या बताऊँ, इसका खुद का कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब ये भी जब ये गुणन होते रहेगा तो ये भी कितने भागों में गुणित हो सकता है, 2 भागों में हो जाए। ये देखो, ये 1, फिर ये 2, फिर ये अंदर में फिर गुणन होगा, तो उतने टाइम में ये फिर गुणन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? तो इस तरीके से देखो कितना सारा इंसुलिन का जीन बन रहा है। क्लियर है? और तुमको बताया गया है कि जीन जो होता है वो क्या होता है, या कोडान जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक। यदि उस मनुष्य के अंदर वो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस्चीरिया कोलाई के अंदर भी किसका प्रोडक्शन करेगा, इंसुलिन का ही। ठीक है, तो उसके बाद ये इंसुलिन हार्मोन जितना भी प्रोडक्शन होगा इन सब में, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग द्वारा, और उसी का फिर क्या होगा, मार्केट में सेल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट बनाए, इसे को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। जब वांछित जीन, जो तुम्हारे इच्छा का जो जीन है, उसको जोड़ दिया जाता है किसमें, प्लाज्मिड में, फिर उसका होस्ट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। नया वर्ड सीखे, रूपांतरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। और नया बना जो कोशिका रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है ना? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और जो नया बना कोशिका है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो नया बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से, समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है, समझ गए?
तो पुराना जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जीवों की प्राकृतिक क्षमता के ऊपर बात करता है, और जो नया बायोटेक्नोलॉजी है वो बात करता है किसके ऊपर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, किसके ऊपर बात करता है, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा परिभाषा दिया जाता है किसके द्वारा, EFB द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, EFB द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म आता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बीटी लिखूंगा मैं हर बार, ठीक है ना, बीटी। ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है। प्लांट या माइक्रोब्स का, प्लांट और माइक्रोब्स का ध्यान से समझना, ठीक है ना। जो नेचुरल कैपेसिटी है, प्राकृतिक जो क्षमता है, ठीक है ना, उसका ध्यान से समझना। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, वह विज्ञान है जहाँ पास माइक्रोब्स और प्लांट, ठीक है ना, इनकी क्षमताओं का, ठीक है ना, इनकी कैपेसिटी का, क्लियर है कि नहीं, क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है, किसके साथ, इंजीनियरिंग के साथ, केमिकल इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है। उतने अच्छे से मैं परिभाषा समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। डील मिल जाएगा आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि वो उस लाइन का लाइन लिखना पड़ता है उनका, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि प्लांट का कैपेसिटी है या कोई माइक्रोब्स का कैपेसिटी है, कुछ गुण है, ठीक है, उस गुण का उपयोग करेंगे हम लोग किस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और उससे मानव के लिए लाभदायक प्रोडक्ट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसी को ही क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इतना घातक हो सकता है, ध्यान समझना, इतना घातक हो सकता है हमारे लिए, और इतना वरदान भी है। जैसे कि वरदान के बारे में बात करते हैं, विनाश तो छोड़ो, वरदान जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो रहता था बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, बहुत ज़्यादा क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो अब कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाए ताकि सस्ते में मिले, हमारे सैनिकों का जान बच सके। तो और बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है असल में एक विशेष प्रकार के फाइबर से, सिल्क का फाइबर बोलते हैं। और ये सिल्क का फाइबर जो रहता था कहाँ से मिलता था, मकड़ी से। किससे मिलता था, मकड़ी से। अब इतना ज़्यादा मकड़ी पालेंगे तो फिर उससे प्राप्त करेंगे, ऐसा थोड़ा संभव है क्या, नहीं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो क्या किए वैज्ञानिक लोग, मकड़ी जो रेशा बनाता है, फाइबर बनाता है, तो उस कैपेसिटी वाले जीन को, मकड़ी यदि रेशा बना रहा है तो उसके अंदर कुछ जीन होगा जो उसको प्रेरित करता होगा, तो उस जीन को निकाले और उस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए और उसका होस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, और उसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका अब निर्माण होने लग गया, सिल्क फाइबर का। अच्छा, अब इसको किस में प्रवेश कराए थे, बकरी के अडर में, थन में, बकरी के थन में, ठीक है। तो जो बकरी जो रहता था उससे जो दूध प्राप्त होता था, उस दूध से निकालते थे किसको हम लोग, सिल्क फाइबर वाले प्रोटीन को, और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका निर्माण होने लग गया, आपका बुलेट प्रूफ जैकेट का, ठीक है। एक ये उदाहरण है। दूसरा आप लोग जानते होंगे जैसे कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में यदि किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, फ्लूइड लॉस को बचाना। यदि खून निकल रहा है तो खून निकलने को बंद करना, क्लियर है। और हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म खुद से होता है, रक्त का थक्का जमना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाए रहता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है हिपेरिन का। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, हिपेरिन का। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, हिपेरिन का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, रक्त का थक्का जमाने वाला एंटीकोगुलेंट है वो, क्लियर है ना। तो हिपेरिन का या हिरुडिन का, ऐसा तो ध्यान समझना। होता क्या है, हमको ऐसा रक्त का थक्का जमाने वाला कारक चाहिए, क्लियर है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम में ब्लड का थक्का मत जम जाए, मतलब थक्का रोधी वाला भी आपको कोगुलेंट चाहिए, ठीक है ना, थक्का रोकने वाला जी, जैसे खून निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका थक्का जम जा रहा है तो भी तुमको दिक्कत हो सकता है कई बार केस में। तो हम लोग को ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा एंटीकोगुलेंट का ज़रूरत रहता है। अब इसको कहाँ से प्राप्त करते थे, जोक से, क्योंकि जोक के अंदर क्या पाया जाता है, हिरुडिन पाया जाता है केमिकल। अब जोक के अंदर हिरुडिन केमिकल पाया जाता है तभी तो तुम्हारा खून पीता है, और तुम्हारा खून उसके शरीर के अंदर गया तो भी वो जमता है क्या, नहीं। लेकिन नॉर्मल मैकेनिज्म है, जमना चाहिए, मतलब उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा केमिकल होगा जो कि ब्लड का थक्का जमने नहीं देता, रक्त का थक्का जमने नहीं देता, उसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं।
तो क्या किया गया, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। इतना ज़्यादा मात्रा में जोक का प्रोडक्शन करना आसान था क्या, नहीं। या उतना सारा जानवरों को मारना भी, ठीक है, फेयर है क्या, नहीं। सही बात है क्या, नहीं। तो क्या किए, जोक से हिरुडिन बनाने वाला जो जीन है उसको अलग किए। जोक से हिरुडिन बनाने वाला जो जीन है उसको क्या कर लिए, स्थानांतरण कर लिए, अलग कर लिए। और अलग करने के बाद उसको प्रवेश करा दिया गया किसमें, ब्रेसिका नेपस में, सेम के बीज में, ठीक है। अब सेम के बीज में किसका निर्माण होने लग गया, हिरुडिन प्रोटीन का। अब सेम के बीज से हिरुडिन प्रोटीन को अलग निकाल लेते हैं और उससे क्या कर रहे हैं, दवाई का निर्माण कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। और ऐसा क्या हो सकता है, बहुत सारा, लेकिन हाँ ये मानव के जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन तुम अपने खुशी के लिए कुछ भी कर रहे हो, जैसे मछली का नॉर्मल कैपेसिटी है, अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा मछली होना चाहिए जो यानी कि उसको जब एक्वेरियम में रखना है तो रंग उत्सर्जित करे, ऐसा कलरफुल अलग अलग मछली होना चाहिए। तो मानव अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं ना। और मान लो उसमें कुछ ऐसा वेरिएशन आ जाएगा और मान लो उसका साइज एकदम बड़ा हो गया तो तुमको ही चुन चुन करके खाने लग जाएगा वो। अक्सर वैसे ही होता है ना, एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। वो एक्सपेरिमेंट बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे कि कई ठोक मूवी देखे होगे, उसमें आधा शरीर घोड़े का है और आधा इंसान का है। तुम लोग वो जल परी का कॉन्सेप्ट सुने होंगे, आधा शरीर किसका है, मछली का है और आधा लड़की का। तो ऐसा संभव है, लेकिन ये सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होता है। क्लियर है कि नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होता है। वो पहले बात करता है कि तुम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है ना, ध्यान से समझना, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का मानव के लाभ के लिए उपयोग कर रहे हो कि उसको हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य साफ सुथरा होना चाहिए, तब तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रूव करेगा तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को, तब तुम एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारा इथिकल इशू आता। समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत सारा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। अभी कोविड के बारे में तो वही चला है ना, कोविड के बारे में एक पूरा यानी कहानी चला है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाए। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या देख लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। इसका परिभाषा कितने स्तर पर देखे, 3 स्तर पर। सबसे पहले पहला प्राचीन काल में प्राकृतिक क्षमता के ऊपर आधारित, दूसरा जो है क्या आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और तीसरा क्या देख लिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। वो नेचुरल कैपेसिटी का इंटीग्रेशन बोलता है किसके साथ साथ, अभी के डेट में जो मॉडर्न साइंस है उसके साथ। क्लियर है ना। कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है, या कोई पादप है, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम लोग अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ यूज़ करते हैं, और मनुष्य के लिए क्या लाभदायी चीज़ हो सकता है उसका क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी तो अलग अलग जीवों के DNA को जोड़ करके बनाया जाता है, ये भी जान लिए तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है क्या आपका, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में क्या होता है अभी बता चुका हूं, उसी को ही बोल रहा हूं ना मैं, ध्यान देना। जीन क्लोनिंग या DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या होता है एक बार और बता रहा हूँ फिर से, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई मनुष्य के शरीर में किसका कमी है, इंसुलिन हार्मोन का कमी है। इंसुलिन हार्मोन का कमी था तो उसके शरीर में उपस्थित जो DNA था, इस DNA में जो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जीन था, इस जीन को काट करके क्या करेंगे, अलग करेंगे। और इसी टाइम में ही इसको ले जाने के लिए बैक्टीरिया से क्या निकालेंगे, प्लाज्मिड को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड को निकाल ले, इसमें से किसको निकाल लिए, वांछित जीन को निकाल ले। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ भी दिए, चलो क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसका क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल में जिसके अंदर, ध्यान समझ, जिसके अंदर इस प्लाज्मिड का क्या हो सके, रेप्लिकेशन हो सके, डुप्लीकेशन हो सके, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्लाज्मिड है इसका कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो प्लाज्मिड है उसका क्या कैपेसिटी होना चाहिए कि ये यहाँ जाकर के गुणन कर सके। क्या कर सके, गुणन कर सके। और जिस होस्ट का तुम चुनाव कर रहे हो उसका भी कैपेसिटी हो कि वो भी गुणन कर सके। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि ये यहाँ अंदर पहुँचा तो यहाँ अंदर पहुँचने के बाद इसका भी रेप्लिकेशन हो सके, और कितना रेप्लिकेशन होगा ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए।
कितना रेप्लिकेशन होगा ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो इसके लिए इसके अंदर में लगा रहता है ORI। क्या लगा रहता है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या रहता है? ORI साइट। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ जाए क्या? और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, जीन का तुम क्या बना रहे हो? क्लोन बना रहे हो। क्या बना रहे हो? क्लोन। तो इसी को बोला जाता है क्या? जीन क्लोनिंग। क्या बोला जाता है? जीन क्लोनिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ वैज्ञानिकों का नाम जानना जरूरी है तुमको। तो दो वैज्ञानिक ध्यान से समझना। सबसे पहले तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जानो, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन है? पॉल बर्गर। कौन वैज्ञानिक है? पॉल बर्गर। नोबेल प्राइज मिला था 1980 में इनको। 1980 में क्या मिला है इनको? नोबेल प्राइज मिला है। इनको पॉल बर्गर को, लिखो जल्दी, इनको मिला है पॉल बर्गर को। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ूँ। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना। डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था? डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था? ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। 1972 में बनाया गया था। कौन से सन में? 1972 में। कितने वैज्ञानिकों ने बनाया था? 2 वैज्ञानिकों ने। कितने वैज्ञानिकों ने? 2 वैज्ञानिकों ने। एक वैज्ञानिक का नाम था स्टेनले कोहेन। क्या नाम है? स्टेनले कोहेन। और एक वैज्ञानिक है हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। दोनों वैज्ञानिक अलग अलग काम कर रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि एक साथ काम कर रहे थे। ये अलग क्षेत्र में काम कर रहा था और ये अलग क्षेत्र में। हुआ क्या था, ये अलग क्षेत्र में काम कर रहा था, अलग क्षेत्र में, फिर ये अपनी रिसर्च का पब्लिकेशन किए तो दोनों साथ में मिले एक बार। तो सोचे, समझ आ रहा है कि नहीं, कि तेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है, चलो दोनों मिल करके धमाका करते हैं कुछ। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा वाला कहानी चला था। स्टेनले कोहेन अध्ययन कर रहा था किसका? प्लाज्मिड का। किसका अध्ययन कर रहा था? प्लाज्मिड का अध्ययन कर रहा था। किसका अध्ययन कर रहा था? प्लाज्मिड का अध्ययन। और ये जो हर्बर्ट बोयर था वो अध्ययन कर रहा था किसके बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। किसका अध्ययन कर रहा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अध्ययन कर रहा था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको बोलते हैं? जो डीएनए के विशिष्ट खंड को काटने का क्षमता रखता है। मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, आणविक कैंची। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हर्बर्ट बोयर किसका अध्ययन कर रहा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो कि डीएनए के एक विशिष्ट खंड को क्या कर सकता है? काट सकता था। ठीक है, इसका कार्य क्या था? डीएनए के खंड को काटना। डीएनए खंड को काटना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और स्टेनले कोहेन, ठीक है, स्टेनले कोहेन किसका अध्ययन कर रहा था? प्लाज्मिड का। और प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है? उसका खुद का डीएनए है ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पास एक और अतिरिक्त क्या रहता है आपका? ध्यान समझना, जेनेटिक मटेरियल रहता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल रहता है ये क्या होता है आपका? डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। और ध्यान से समझना, इसमें किसका क्षमता रहता है? रेप्लिकेशन का। किसका क्षमता रहता है? रेप्लिकेशन का। ठीक है ना। और ये दूसरे कोशिकाओं में ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे कोशिकाओं में ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? तो इन सब का अध्ययन कौन कर रहा था? स्टेनले कोहेन। कौन अध्ययन कर रहा था? स्टेनले कोहेन। फिर इन दोनों ने दिमाग लगाया, ऐसा करता हूँ मैं, मेरे को पता है प्लाज्मिड के बारे में, तो प्लाज्मिड को बाहर निकाल सकते हैं। और इसको पता था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो ये क्या बोला कि डीएनए के जिस जीन को मेरे को काटना है मैं उसको काट सकता हूँ। किसकी मदद से? इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। तो ऐसे चलो ऐसे काट दिया, तो काट करके एक नया जीन निकाल दिया। अब बोला इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इसको भी तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ पास को भी काटने के लिए उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया, वो कट कर दिया। अब कट जैसे हुआ, जैसे यहाँ पास क्या हुआ? कट हुआ, तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में किसको जोड़ दिया गया? इसको। ठीक है, यहाँ पास काटने के लिए ज़रूरत पड़ा है किसका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करते हैं,
तो सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ता होगा कट करने के लिए, किसके लिए? कट करने के लिए। फिर दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए जो एंजाइम का यूज़ होता है उसका नाम है क्या? लाइगेज। कौन से एंजाइम का यूज़ होता है? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ दिया गया, और लाइगेज एंजाइम की मदद से जब जोड़ा गया तो इसी को बोला गया क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोला गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ध्यान से समझना, ये जो प्लाज्मिड का अध्ययन कर रहा था, ठीक है ना, ये जो प्लाज्मिड का अध्ययन कर रहा था, ठीक है, वो कौन से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था? तुम लोग तो नॉर्मली क्या बोलते हो? इस्चीरिया कोलाई। लेकिन याद रखना, स्टेनली कोहेन जिस बैक्टीरिया के ऊपर अध्ययन कर रहा था वो बैक्टीरिया था आपका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का उपयोग करके किसका निर्माण किया गया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। क्लियर है? कोई भी इस्चीरिया कोलाई मत टिक करना, क्योंकि 99% बच्चे के माइंड में पूरा क्या रहेगा? इस्चीरिया कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, इस्चीरिया कोलाई। प्लाज्मिड निकालने के लिए इसका उपयोग कर दिया। होस्ट के रूप में किसका उपयोग कर सकता हूँ मैं? इस्चीरिया कोलाई का, या फिर इसी का उपयोग भी कर सकते हैं यदि इसके में कैपेसिटी रहेगा तो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ये तो तुम लोग पूरा जान डाले, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना, ये हो गया ना? क्लियर है सबको? कितने वैज्ञानिक आए? 2, स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। ये ऐसे याद रख सकते हो, रा रा रा, ठीक है। हर्बर्ट बोयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर वो अपने आप याद हो जाएगा। स्टेनली कोहेन, स्टेनली कोहेन, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? अब हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के ऊपर, जैव तकनीकी के सिद्धांत के ऊपर। मूलभूत 2 सिद्धांत है। जैव तकनीकी के कितने सिद्धांत हैं? मूलभूत 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत बात करता है, ठीक है, पहला सिद्धांत बात करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्पेलिंग गलत होगा तो सुधार लेना। और दूसरा सिद्धांत बात करता है केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, किसके बारे में? केमिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी के हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत है। जैसे तुमको पूछा जाता है ना, तुम्हारी जिंदगी के क्या सिद्धांत है, ठीक है, तो क्या बोलते हो? जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। अरे चलो ध्यान दो, खाना पीना और सोना, ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी के सिद्धांत हैं। हाँ, तो ध्यान दो, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या सिद्धांत है। पहले तो पढ़ डाले जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल में क्या किया जाता है? हेर फेर किया जाता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं हम लोग? हेर फेर कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, जिससे मानव कल्याण का चीज़ क्या बन पाए? मानव कल्याण में उपयोग हो पाए, मानव कल्याण में इसका क्या हो पाए? जिससे उपयोग हो पाए। पूरा बता दिया, क्लियर है? चलो तुम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना लिए, लेकिन मान लो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रखने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिला, तो सारा मेहनत क्या हो जाएगा? बर्बाद। क्लियर है कि नहीं? मतलब जहाँ पास तुम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तुमको सारा चीज़ ज्ञान है, लेकिन वो उस जगह में यदि क्या होगा? आपका संक्रमण है, क्या है? संक्रमण है, तो तुम्हारा सारा मेहनत क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो उस एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा? संक्रमण मुक्त करना पड़ेगा, कंटामिनेशन फ्री करना पड़ेगा, मतलब उस जगह को एसेप्टेड बनाना पड़ेगा, संक्रमण रहित बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? संक्रमण रहित। क्लियर है कि नहीं? क्या बनाना पड़ेगा? संक्रमण मुक्त, या संक्रमण मुक्त बनाना पड़ेगा, कंटामिनेशन फ्री बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? कंटामिनेशन फ्री, वहाँ पास किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब बायोटेक्नोलॉजी में तुम लोग जितने भी औजार का यूज़ करोगे, ठीक है, उसको पूरी तरीके से क्या करना है? पूरी तरीके से निर्जर्मीकृत करना है, स्टरलाइज करना है। क्या करना है? स्टरलाइज। जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करना रहता है, तो ऑपरेशन करने से पहले जितने भी औजार रहते हैं उनका ऑटोक्लेव मशीन में डाला जाता है और उसको क्या किया जाता है? निर्जर्मीकृत किया जाता है पूरी तरीके से। अच्छा, जहाँ पास आईसीयू है, आईसीयू में किसी को भी ऐसा चप्पल पहन करके, जूता पहन कर जाने का परमिशन होता है क्या? नहीं,
ठीक है। यदि डॉक्टर भी जाते हैं तो पॉलीथीन लगा करके जाते हैं, ठीक है। तुमको पता होगा ऑपरेशन थिएटर में अल्ट्रावायलेट रेस डाला जाता है, ठीक है, ताकि डॉक्टर के बॉडी में भी यदि थोड़ा बहुत भी क्या हो, कंटामिनेशन हो, तो वो भी क्या हो जाए, वहाँ उनको प्रॉपर एक नया ड्रेस दिया जाता है। हॉस्पिटल का ड्रेस हॉस्पिटल में ही यूज़ होगा, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर का ड्रेस वहीं ही यूज़ होगा, क्लियर है। उनको अपने हाथों को अल्कोहल से धोना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। तुम लोग देखे होगे कि जब डॉक्टर को ऑपरेशन करना रहता है तो हाथ भी धोता है, तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी टच नहीं करते उन लोग, ठीक है। नॉर्मल से ऐसे यानी कि पूरा हाथ को धोएंगे, उसके बाद ऐसे सुखाएंगे, फिर कपड़ा को भी पहनेंगे, तो ऐसा हाथ वाथ नहीं लगाएंगे बाहर से, सीधा ऐसा कोई पहनाता है, क्लियर है। मतलब कितना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा तो मरीज का जान खत्म। तो तुम लोग तो डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना। सोचो सेल का कितना छोटा सा अंश होगा, एक कोशिका को नॉर्मल तुम देख नहीं सकते, और कोशिका का भी एकदम सूक्ष्म जो हिस्सा है वो क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या रहता है, डीएनए, और डीएनए का भी एकदम सूक्ष्मतम भाग है क्या, जीन। तो सोचो कितने सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ, हल्का सा भी, तो सारा मेहनत पूरा बर्बाद, साल भर का जो मेहनत की होगी वो क्या हो जाएगा, बर्बाद। तो केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग चलाने से काम चलेगा क्या, नहीं, तुमको केमिकल इंजीनियरिंग भी देखना पड़ेगा। मतलब जो लैब रहेगा उसको पूरी तरीके से क्या रखना पड़ेगा, संक्रमण मुक्त रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा, पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त रखना पड़ेगा। जो और ध्यान देना, जैसे कि मैं ये जो जिस टेस्ट ट्यूब को ले रहा हूँ, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं होस्ट सेल को डालूंगा मैं, और बोलूँगा कि नहीं इसका अब क्या करना है, आवर्धन करना है। अब इस टेस्ट ट्यूब में मान लो तुम्हारा इशेरिया कोलाई बैक्टीरिया तुम डाले हो, बोल रहे हो, क्या पता यहाँ पास और पहले से कोई बैक्टीरिया रहा होगा, तो पूरा तुम्हारा मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, बायोटेक्नोलॉजी का दो प्रिंसिपल है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो तुम लोगों को अभी बता रहा था पूरा, ठीक है, और दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी, केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट एरिया है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, संक्रमण मुक्त होना चाहिए। संवर्धन माध्यम जो है जिसमें तुम कल्चर करोगे, होस्ट सेल को डालोगे, क्लियर है, वो भी पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, संक्रमण मुक्त। किसी भी प्रकार का जहाँ पास एक्सपेरिमेंट चलेगा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, वहाँ पास किसी प्रकार का कंटामिनेशन होना नहीं चाहिए, क्लियर है कि नहीं। तो कितने आधारभूत चरण हैं इसके, दो, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, क्लियर है कि नहीं। कोई एंटीबायोटिक प्राप्त करना रहेगा तुमको, कोई हार्मोन का उत्पादन करना है, कोई दवाई का उत्पादन करना है। तुम दवाई का निर्माण किस लिए कर रहे हो, बैक्टीरिया को मारने के लिए। मान लो वो जो दवाई है उसी में बैक्टीरिया आ जाए तो लफड़ा हो जाएगा ना। मतलब स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत। अब बात करते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, तुम लोग ना अभी तक पिछले क्लास में जो 8 पढ़े थे, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत इन विट्रो, इन विवो, ये सब पढ़ते थे, ICSI पढ़ते थे, वो सब किसका अनुप्रयोग है, बायोटेक्नोलॉजी का। किसका अनुप्रयोग है, बायोटेक्नोलॉजी का। उसी के कारण ये आज संभव हो पाया है, क्लियर है कि नहीं। जीन क्लोनिंग पढ़ रहे हो, वो भी किसके कारण हो पा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण। AI पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, वो भी किसके कारण संभव हो पाया, बायोटेक्नोलॉजी के कारण, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, प्राचीन काल में जब बायोटेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं था, ठीक है ना, जब बायोटेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं था, तो किस तरीके से जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, तो वो तो बता डाला हूँ। एक और जैसे नस्ल सुधार करना रहता था, अभी नस्ल सुधार करना है तो क्या होता है, उन्नत नस्ल का जो सांड रहता है उसका सीमेन का कलेक्शन किया जाता है, और जो गाय रहता है उसके वेजाइना में क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, क्लियर है ना। लेकिन पहले ज़माने में क्या करते थे, ये उन्नत नस्ल का इस एरिया में, इस गाँव में एक सांड है, ठीक है ना, तो उसका जो बछड़ा होगा उसको लेकर लाते थे, फिर उसको पाल पोस करके क्या करते थे, बड़ा करते थे। फिर उसका जो कैपेसिटी रहता था बछड़े का, मतलब सांड का जो कैपेसिटी रहता था, वो जो सांड है उसकी जो माता थी, ठीक है ना, वो क्या करती थी, एक दिन में 10 लीटर दूध देती थी, तभी तो उसके बच्चे को लाए। यानी कि उसके जो पिताजी थे, ठीक है ना, उनके सीमेन में ऐसा कुछ क्वालिटी रहा होगा जिसके कारण उसके दूध का उत्पादन का क्षमता क्या रहा होगा, ज़्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उनको लाया गया, फिर उसके ध्यान समझना, और उसको लाया गया, ठीक है, और उसको बड़ा किया गया। उसके बाद उसका क्या करवाया गया होगा, कॉपुलेशन कराया गया होगा उन दोनों जानवरों के मध्य में, तब जाकर के उनका संतति आया होगा। लेकिन ध्यान से समझना, इस तरीका का यदि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो जो तुम वांछित लक्षण चाह रहे हो उसके साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी आ जाएगा। मतलब जो तुम गुण चाहते थे उसके अलावा अवांछित गुण भी तो आ सकता है ना।
लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, केवल जो हमको चाहिए एकदम स्पेसिफिक उसी गुण को ला सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। यानी कि जब प्राचीन काल में यूज़ किया जाता था ना पशुपालन में, पशु संवर्धन में, पशु प्रजनन में, ठीक है ना, तो उसके द्वारा भी तो यानी कि अच्छा उन्नत नस्ल का, जैसे कि उन्नत नस्ल ध्यान समझना, कोई सांड है, ठीक है ना, तो उसका जो सीमेन है, ठीक है ना, उससे बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है, यानी कि बच्चा उत्पन्न होता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा उस सांड को ही ला लेते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल सांड है उसका कैपेसिटी कितना होगा जनन क्षमता का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन काल में 50 से 100 गायों को गर्भित कर पाएगा या 200 गायों को गर्भित कर पाएगा। लेकिन मान लो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो कितना देखें हम लोग 10,000 20,000 गायों को आसानी से गर्भित किया जा सकता है। पूरा पढ़े थे ना, क्लियर है कि नहीं, फूड प्रोडक्शन एंड एनहांसमेंट चैप्टर में। तो वो भी किसका यूज हो रहा है पूरी तरीके से, बायोटेक्नोलॉजी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जीन क्लोनिंग में भी किसका उपयोग हो रहा है, आपका बायोटेक्नोलॉजी का। टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हो पूरा, ऊतक संवर्धन, इसमें भी किसका यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का। तुम लोग अभी देखते होगे तुमको हर मौसम में टमाटर मिल रहा है, लेकिन एक टाइम था कि एक विशेष मौसम में ही टमाटर मिलता था। और एक चीज़ भी देखना, जो टमाटर रहता है ना, टमाटर का जो लेयर है बाहर का वो एकदम मोटा है, ठीक है, ऐसा पतला नहीं है, ठीक है ना, वो पतला नहीं है। मतलब वो जो तुम्हारा टमाटर आ रहा है ना, वो भी किससे प्रोड्यूस हुआ होगा, बायोटेक्नोलॉजी से। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था मुकेश अंबानी के घर का जो शादी था वहाँ, ठीक है ना, उसकी बेटी का जब शादी हुआ था तब, बेटे का नहीं, तो उसमें उसके घर को, ठीक है ना, उसका जो बंगला है एंटालिया ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पूरा जो फ्लावर लगाया गया था, वो फ्लावर 1 महीना तक सड़ा नहीं, 1 महीने तक सड़ा नहीं, ठीक है, और पूरा लगाया गया था उस पूरे एरिया में, उस पूरे घर को, ओरिजिनल फ्लावर था। अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ भी लगाया था फ्लावर। एक दिन में नॉर्मल फ्लावर क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन अभी जो फ्लावर वहाँ लगाया गया वो फ्लावर लगातार 1 हफ्ता तक एकदम क्या रहा, खिला था। क्लियर है कि नहीं? उसका खुशबू कहीं गायब हुआ था क्या, नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी। तो अपने आसपास चारों तरफ अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी के कितने स्टेप होते हैं, कितने मूलभूत चरण होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके मूलभूत 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण। बायोटेक्नोलॉजी के कितने चरण होते हैं आपके, मूलभूत 3 चरण। सबसे पहला होता है वांछित जीन की पहचान, जीन की पहचान एवं पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मैं उदाहरण दिया था किसका, इंसुलिन हार्मोन का। तो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाले जीन का मेरे क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा, और फिर उसको क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, वांछित जो जीन है उसका पोषक में स्थानांतरण। वांछित जीन का किसमें स्थानांतरण, पोषक में स्थानांतरण। वांछित जीन का किसमें स्थानांतरण, पोषक में। और पोषक में डायरेक्टली उस जीन को भेज सकते हो क्या, नहीं। किसके साथ जोड़ना पड़ता था, वाहक के साथ। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, वाहक के साथ। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाहक के बारे में। क्लियर है? और तीसरा होगा आपका क्या, वांछित जीन का गुणन। अब ये कहाँ चला गया, पोषक में चला गया, वाहक के साथ जुड़ करके। और अब उस वांछित जीन का क्या होगा, गुणन होगा। क्या होगा, गुणन होगा, रेप्लिकेशन होगा जिस होस्ट के अंदर है उसके अंदर। और उसका संतति में क्या होगा, स्थानांतरण। एवं संतति में क्या होगा, स्थानांतरण। ये तीनों पॉइंट समझ आया कि नहीं? इन 3 पॉइंट में आपका बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। ये 10 से 11 प्रोसेस में फिर से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले जो वांछित जीन चाहिए उसका पहचान करना है, फिर उसका पृथक्करण करना है, फिर उसको वाहक के साथ जोड़ करके पोषक में क्या करना है, स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण हो जाएगा तो उसका फिर वहाँ क्या होगा, गुणन होगा। क्या होगा, गुणन होगा। और गुणन होने के साथ साथ जैसे इस्चीरिया कोलाई के अंदर ये जो प्लाज्मेट था जिसमें वांछित जीन है उसका क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है। क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है। तो इस्चीरिया कोलाई का भी तो संतति बनेगा ना। तो ये जो डिजायरेबल जीन है फिर से इसमें जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर इसके अंदर भी इसका क्या होगा, ऐसे गुणन होगा।
समझ आ रहा है कि नहीं। फिर इसका संतति होगा तो ऐसा, तो बल्क में आपका जो वांछित जीन है उसका क्या होने लग जाएगा, प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, जिसके तहत प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, जो आपका जीन है, ठीक है, जिससे प्रोटीन हुआ उसका प्यूरिफिकेशन होगा, उसको सेपरेट करोगे, ठीक है, उसका पैकेजिंग होगा, फिर मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका क्या क्या परिभाषा होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि इसके बारे में प्रिंसिपल क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें दो चीज़ शामिल किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग बस जान करके बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं क्या, नहीं, उसके साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए क्या बायोटेक्नोलॉजी कितने स्टेप में होता है, मेनली कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सबसे ज़्यादा आईएमपी पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आने वाले एंजाइम और वेक्टर्स के बारे में। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।